आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन जर्मनी में किस वंश की स्थापना की? नेपोलियन जर्मनी में किस वंश की स्थापना की? इसका ऑप्शन क्या है? आप लोग सही आंसर लगाइए। तो नेपोलियन जर्मनी में ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइन संघ की स्थापना किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए काबुल, ऑप्शन नंबर बी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी गैरीवाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सीडान का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध, जो कि 1871 में लड़ा गया था, सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभा का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है इटली, ऑप्शन नंबर बी में है रोम, और ऑप्शन नंबर सी में है स्पेन, और ऑप्शन नंबर डी में है यूनान। तो यूरोपीय सभा का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबुल, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गैरीवाल्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो कौन किया था? टीपू सुल्तान किया था। कौन किया था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चले, तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था उसका क्या कारण था? तो प्रजातंत्र शासन था, मतलब, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निरंकुश शासक था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गिरफ्तारी पत्र था, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनवरदारी प्रथा था। तो क्या होगा? वहाँ का जो फ्रांस का जो शासक था वो काफ़ी निरंकुश था। वो कहता था कि बेटा शासन तो करेंगे लेकिन जनता का भलाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी फिलिक हेडारिया, ऑप्शन नंबर डी डाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो ये बुर्बो वंश का किया गया था। किसको किया गया था? बुर्बो वंश को। एक सेकेंड, बुर्बो वंश को। वियना सम्मेलन जब हुआ था ना, उसके बाद लुई 18वां को फिर से वापस राजा बना दिया गया था, जो कि बुर्बो वंश का था, और इसके पहले लुई 16वां को तो गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे ही दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया?
कोई थे उसमें, मतलब महान आदमी थे वो, कि सिर्फ इटली की समस्या को वो ऐसा पूरे यूरोप में प्रदर्शित किए, मतलब पूरा यूरोप में इस तरीके से रखे कि पूरे यूरोप वासी को ऐसा लगा कि ये जो मतलब इटली की समस्या है वो पूरे यूरोप की समस्या है। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है काउंट काबुल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है गैरिबाल्डी, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मेजनी, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है विक्टर इमैनुएल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबुल थे। दिमाग का बहुत तेज आदमी थे ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इटली का, बी में कह रहा है पर्सा का, सी में कह रहा है ऑस्ट्रिया का, और डी में कह रहा है यूनान का। तो विलियम प्रथम जो थे वो थे पर्सा का शासक। कहाँ का? पर्सा का। ऑप्शन नंबर बी। ये पर्सा पर्सा जो आप सुन रहे हैं, ये पर्सा आखिर है कौन? तो आज का जो जर्मनी है ना, वो कल का पर्सा था। समझ में आया? आज जो हम जिसको जर्मनी बोल रहे हैं, कल वो पर्सा ही था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, जोल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जोल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो कौन किया था? पर्सा ने किया था, ऑस्ट्रिया ने किया था, सार्डिया ने किया था, नेपल्स ने किया था। तो कौन किया था? पर्सा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, पर्सा ने। जोल्बेराइन की स्थापना पर्सा ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इतालवी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मैग्यार, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पोलिश, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर था मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है काबुल, काउंट काबुल, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है गैरीवाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मेजनी, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मार्क क्या था? ये कवि था, कविता लिखता था, नाटककार था, नाटक करके दिखाता था, संगीतकार था, गाना गाता था, आजकल जो भोजपुरिया चलता है। ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ था। तो बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 70 में जो हुआ था ना, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध यह हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। और इसके एक साल के बाद तो फिर इटली का एकीकरण हो ही गया। तो और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता जो था वो नेपोलियन के द्वारा, मतलब नया, ऑप्शन नंबर डी इसका 1804 में हो जाएगा। नेपोलियन संहिता था क्या? ये मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि नेपोलियन संहिता क्या था, इसमें था क्या। तो जब लुई 16वां को जब गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया, तो उसके बाद सत्ता जो थी वो नेपोलियन के हाथ में आई। तो उसके पहले का जो मतलब जितना कानून था उसमें ये था कि हम शासन करेंगे लेकिन प्रजा की भलाई ना करेंगे।
तो उस सारा मतलब वो कानून को हटाकर ये नेपोलियन अपना कानून लाया। इसमें अच्छा अच्छा कानून था, जनता के भलाई के लिए था। उस कानून का नाम था नेपोलियन संहिता। जैसे भारत में जो भारत का संविधान, भारत का जो भारत जो देश है, इसको चलाने के लिए जितना रूल है वो लिखा गया है मतलब एक बुक में जो भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, उस बुक का नाम है संविधान। वैसे ही क्या नाम है इस देश का, फ्रांस को सही शासन करने के लिए जिस बुक को लिखा गया, जिसमें कानून था, उस बुक को कहते हैं नेपोलियन संहिता। तो कब लिखा गया? तो 1904 में, 1804 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जो हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था, या लुई 18वां था, या चार्ल्स 10 था, या मेटरनिक था। ये मेटरनिक जो था ससुरा ऑस्ट्रिया का राजा था, बहुत ही खतरनाक था। ये लुई 16वां का जुड़वा भाई था, एकदम उससे भी खतरनाक था एकदम। आजकल उत्तरी कोरिया को देख रहे हैं पगला को, ये सब ओकरे जुड़वा भाई है। क्वेश्चन नंबर 20, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, अभी बताए थे। ये कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, या इटली को कहा जाता है, या इंग्लैंड को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ना, वो इतना कमज़ोर हो गया था बेचारा तुर्की कि इसे यूरोप का मतलब मरीज कहा जाने लगा। लेकिन उसके बाद फिर ये विकसित हुआ था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरीवाल्डी, ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुएल, और ऑप्शन नंबर डी मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेजनी। किसी को भी जिस क्वेश्चन में डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर दे, हम उसका जवाब दे दिया करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछे थे, उसमें मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। वही क्वेश्चन को घुमाकर यहाँ दे दिया है कि सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अभी बता दिए थे हम, पर्सा और फ्रांस के बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में जितना देश है सबको सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, जिसका नाम था मेटरनिक। ये बहुत ही खच्चर था ससुरा। अभी मिल जाना तो इसको उल्टा लटका देंगे बीच चौराहे पे। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप मतलब संक्रमित हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो थे वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? तो रूसो के थे, ऑप्शन नंबर बी हिगेल से थे, ऑप्शन नंबर डी अष्टडर्क से थे, ऑप्शन नंबर डी जैकब से थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिगेल से थे। बिस्मार्क जो थे वो हिगेल के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन कोड में 5 कोड थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? यानी कि जर्मनी और इटली को
पूरे जर्मनी और पूरे इटली को मतलब एकीकरण मतलब समझ रहे हैं क्या है। जैसे जर्मनी है या इटली है, इटली 300 छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था, उसी को सबको एक करना यही मतलब एकीकरण कहलाता है। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था। तो कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नो। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो किसका था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का। किसका? यूनान का। अगला क्वेश्चन चले तो काबुल कौन था? काबुल जो थे वो कौन थे? जर्मनी का राजा थे, या इटली का प्रधानमंत्री थे, या इटली का राजा थे, या जर्मनी का मंत्री थे? तो काबुल जो थे वो इटली का प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1871 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1870 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1788 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1807 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का था, जर्मनी का था, इटली का था, रूस का था? तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसकी पराजय हुई, किसकी हार हुई? तो किसकी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूनान की। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तुर्की की। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रूस की। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। यूनान और तुर्की में युद्ध हुआ था जिसमें कि तुर्की हार गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जियोवार्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चार्ल्स एल्बर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विक्टर इमैनुएल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेजनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद जो लोगों के प्रति अपने राष्ट्र को लेकर चिंता जो मन में आया, इसकी अवधारणा किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे? पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रवाद की अवधारणा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुनर्जागरण से माना जाता है। कार्बो नाड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बो नाड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1810 में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1815 में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1830 में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1848 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1810 में कार्बो नाड़ी की स्थापना हुई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डेनमार्क की संधि।
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गैस्टीन की संधि। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्राग की संधि संधि सॉरी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एंड्रिया नोबुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी यूनान के साथ, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के साथ और ऑप्शन नंबर डी पोलैंड के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। एंड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुआ था। किससे हुआ था? रूस के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने किया था, या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या नेपोलियन तृतीय ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था? कौन किया था? तो जर्मन राय राज की संग, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं, दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राय राज्य की स्थापना किया था, या बोले तो निर्माण किया था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, नाविक रहते हुए इतिहास में इतना बड़ा नाम कमा लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, या एक सांस्कृतिक आंदोलन था, या एक आर्थिक क्रांति आंदोलन था, आर्थिक क्रांति, या फिर एक धार्मिक क्रांति था? तो रोमानीवाद क्या था? एक धार्मिक क्रांति था। ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक क्रांति था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, या व्यापारियों की संस्था थी, या विद्वानों की संस्था थी, या पादरी सामंतों की संस्था थी? तो जालवेरिन एक संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो जाहिर सी बात है, सेडोवा का युद्ध हुआ था तो जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, तो इसके विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की हार होगी ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करें एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी गणराज। तो देखिए ऑप्शन को छांटना स्टार्ट कीजिए। निरंकुश तो पहले से था ही, और क्रांतिकारी अगर हम क्रांति करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो ये कैसा आंदोलन रहेगा कि हम साला लड़ेंगे भी और मरेंगे मिटेंगे भी, और कोई मतलब इफेक्ट भी ना पड़े, कोई प्रभाव भी ना पड़े। तो ऐसे क्रांति करने से क्या फ़ायदा? तो निरंकुश तो पहले ही कट गया। अब बात रही संघीय शासन व्यवस्था, तो ये तो हुआ नहीं था, और गणराज ये तो अभी भी नहीं था। तो कौन बच गया? संवैधानिक, मतलब संविधान के अनुसार चलने वाला राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है पश्चिम एशिया। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आता था। वर्तमान में क्या, उस समय भी यूरोप के ही अंतर्गत आता था। तो आइए आज हम देखे हैं 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा ही मतलब हेल्प मिले
तो आगे तो समझ ही गए होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।